Good morning, student. I am Manju Kamboj, GCG रानिया। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ़ रहेंगे। बिना काम के आपने बाहर नहीं जाना, 2 गज की दूरी का पालन करना है और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से या सैनिटाइज से जो है धोते रहना है। अगर आप सेफ़ रहोगे तो बेटा आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, इंटरेस्ट ग्रुप की हम बात करेंगे, जब प्रेशर ग्रुप की बात करेंगे कि हित समूह क्या होते हैं और दबाव समूह क्या होते हैं। या हित समूह और दबाव समूह की का क्या अर्थ है, या उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट मैं बात करूंगी भूमिका की, इंट्रोडक्शन की। अगर मैं भूमिका की बात करूं तो वर्तमान की अगर हम बात करें, आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में क्या है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर जो है राजनीतिक दलों के विकास में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। यहाँ पर लोकतंत्र शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर राजनीतिक दलों के साथ साथ अनेक दबाव समूहों का क्या होता है, जन्म होता है। क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो सभी वर्गों के हितों को पूर्ण रूप से जो है उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। इसलिए आधुनिक समय में राजनीतिक दलों के अलावा ऐसे संगठन या ऐसे समूहों का विकास हो जाता है जिनका काम क्या होता है, सार्वजनिक हितों की क्या करना, पूर्ति करना, या सार्वजनिक नीति के निर्माण पर क्या देना, बल देना। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे संगठन जो होते हैं प्रायः एक व्यवसाय के लोगों का एक गुट होता है जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। मान लो कि अगर हम बात करें, आप लोग विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी संगठन, यानी कि ये एक व्यवसाय, एक विद्यार्थी संगठन हो गया। आप लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करोगे, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्या करोगे, कोशिश करोगे, तो वो कहलाता है दबाव समूह। अतः आरंभ में अगर इन गुटों की उत्पत्ति के बारे में बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका के अंदर। अतः लेकिन अब वर्तमान में अगर बात करें तो सभी यहाँ पर जिन देशों में तांत्रिक प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर जो है दबाव समूह क्या हैं, पनपते हैं। अगर प्रत्येक समाज की हम बात करें तो प्रत्येक समाज में कृषक वर्ग भी होते हैं, पूंजीपति वर्ग भी होते हैं, भूमिपति भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं। अतः अनेक प्रकार के अन्य व्यवसाय जो हैं, सभी व्यवसायों के क्या होते हैं, अपने अपने हित होते हैं। जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग, मान लो जब एक ही प्रकार, उनका हित एक होगा, मान लो पूंजीपति वर्ग है तो उनका हित एक है, कृषक वर्ग, किसान वर्ग है तो उसका हित एक है, शिक्षक है तो उसका हित एक है, सरकारी कर्मचारी हैं या मजदूर हैं, जिनकी जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग कोई संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हित समूह कहते हैं। मान लो कि एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग जब संगठित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, हित समूह का नाम देते हैं। जैसे ढिल्लों के अनुसार साधारण शब्दों में हित समूह ऐसे लोगों का समुदाय है जिन पे परस्पर क्या होती है, हितों की साझेदारी, अर्थात जिनके परस्पर हित क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। जब कोई हित समूह, मान लो कि जो एक ही प्रकार के हित रखने वाले लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जब कोई हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता चाहने लगता है और विधानमंडल के सदस्यों को इस रूप में प्रभावित करने का प्रयत्न करता है, या सामान्य कानूनों का निर्माण अथवा उनमें संशोधन करके अपने हितों की पूर्ति की तरफ उनका ध्यान दिलवाता है, तो उसे हम कहेंगे दबाव समूह। मान लो कि जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग संगठित होते हैं तो वो हित समूह कहलाता है। लेकिन जब वही हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार की आलोचना करता है, सरकार का क्रिटिसिज्म करता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति को जो करवाने के लिए जो है समय समय पर प्रयास करता रहता है, तो वो क्या बन जाता है, तब हित समूह बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दबाव समूह
अपने सदस्यों के हितों को विकसित करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराने तथा सरकार को उनके हितों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं कि उनके हितों की क्या की जाए, पूर्ति की जाए। कई बार दबाव समूह जो होते हैं अपना काम करवाने के लिए विधायकों, सरकारी विधायकों पर उचित और अनुचित जो है प्रकार के तरीके अपनाते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। इसी कारण दबाव समूह में कई बारी जो दबाव समूह होता है वो कई बारी क्या बन जाता है, भ्रष्टाचार का केंद्र बन जाता है। अतः इसी के आधार पर हम इसकी 2 या 3 परिभाषाएं करेंगे, जिसमें फर्स्ट बात है आमंड और पावेल। आमंड और पावेल क्या कहते हैं कि हित समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, यानी कि हित समूह से कहा जाएगा ऐसे व्यक्तियों का समूह होगा जो किसी विशेष हित, मान लो कि उनका कोई विशेष हित है अथवा उन अपने लाभ के लिए वो परस्पर मिले हों, तो जिनमें उन हितों के संबंध में क्या हो, चेतना हो, तो वो क्या कहलाता है, हित समूह कहलाता है। जैसे C.H. ढिल्लों के अनुसार समान हित रखने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, हित समूह। मैंने पहले भी बताया कि जो समान हित रखने वाले जो व्यक्ति हैं, समान हित रखने वाले पूंजीपति वर्ग एक हो गया, शिक्षक वर्ग एक हो गया, सरकारी कर्मचारी वर्ग एक हो गया। तो सेम कि समान हित वाले व्यक्तियों के समूह को हित समूह कहते हैं। जब वे अपने लाभ की प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं तो वे क्या बन जाता है, दबाव समूह का रूप धारण कर लेता है। मान लो कि एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग जब संगठित होते हैं तो वो कहलाता है हित समूह, और जब वो अपने लाभ के लिए, जब अपने लाभ की प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं, या सरकार पर दबाव बनाते हैं, या सरकार की आलोचना करते हैं, तो वही हित समूह क्या बन जाता है, दबाव समूह बन जाता है। उसके बाद मैं आगे बात करूंगी V.K. गोखले की, शायद मैंने इसमें परिभाषा दी है कि दबाव समूह सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने वाले निजी समुदाय होते हैं। यानी कि जो दबाव समूह होते हैं वो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित, सरकारी सार्वजनिक जो सभी प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं उनको जो है प्रभावित करने का क्या होता है, एक निजी समुदाय होता है। इन समुदाय का उद्देश्य क्या होता है, सरकार को प्रभावित करके केवल अपने हितों की क्या करना, पूर्ति करना। अतः हम कह सकते हैं कि जो दबाव समूह हैं वो राजनीतिक दलों की भांति किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे किन्हीं विशेष हितों से संबंधित होते हैं। वे राजनीतिक संगठन नहीं होते, इनको राजनीतिक संगठन नहीं माना जाएगा, न ही वो अपने उम्मीदवार चुनावों में खड़े करते हैं। वे तो अपने समूह विशेष के सरकारी नीतियों और सरकारी ढांचे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनका केवल उद्देश्य होता है अपने हितों की प्राप्ति करना। अतः वो समय समय पर क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अतः वो प्रचार भी करते हैं, समाचार पत्रों में, पुस्तकों में, रेडियो में, सार्वजनिक संबंध आदि के माध्यम द्वारा सरकार पर प्रभाव डालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि उनके हितों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। उसके बाद मैं विशेषताओं की बात करूंगी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा समान हित, कॉमन इंटरेस्ट की बात। समान हित ही दबाव संगठन का मूल आधार है। मान लो कि कुछ विशेष व्यक्ति, एक हित रखने वाले व्यक्ति इकट्ठे हुए तो वो जो है हित समूह कहलाएगा। अतः यहाँ पर समान हित रखने वाले लोगों को ही क्या कहा जाएगा कि ये दबाव संगठन है। अतः समान हित रखने वाले लोग आपस में मिलकर अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, दबाव समूहों का निर्माण करते हैं। समान हित रखने वाला कोई भी वर्ग हो सकता है, किसान वर्ग भी हो सकता है, विद्यार्थी वर्ग भी हो सकता है, सरकारी कर्मचारी वर्ग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सेम एक जैसा हित रखने वाले लोग जब मिलकर अपने वर्ग या अपने विशेष वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इकट्ठा होते हैं तो उससे क्या होता है, दबाव समूह का निर्माण होता है। अतः समाज में जितने प्रकार के हितों के लोग होंगे उतने ही अधिक दबाव समूह स्थापित होंगे।
सभी के अलग अलग हित है। महिलाओं के अपने अलग महिला संगठन बने हुए, किसानों का अपना अलग हित है, किसान संगठन बने हुए, विद्यार्थियों के अपने हित है, विद्यार्थी संगठन बना हुआ है, सरकारी कर्मचारी हैं उनके अपने अलग से हित है, उनका अपना संगठन बना हुआ है। इसी प्रकार व्यापारिक संगठन की बात करें तो उनका अपना हित है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज में जितने भी प्रकार के हितों के लोग होंगे उतने ही अधिक दबाव समूह क्या होंगे, स्थापित होंगे। उसके बाद है इसका स्वरूप क्या है, सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है। अगर मैं बात करूं दबाव समूह जो होते हैं वो विकासशील देशों में भी पाए जाते हैं और विकसित देशों में भी। लेकिन अगर हम सोचें कि दबाव समूह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैंने बताया था कि अमेरिका से जो है इसकी शुरुआत हुई है। अतः जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं, अगर वर्तमान की बात करें, जितने जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं। अगर मैं बात करूँ कम्युनिस्ट पार्टियों की और तानाशाही सरकारों की, तो वहाँ के देशों की तुलना में लोकतंत्रीय प्रणाली यहाँ पर होती है, जब लोकतंत्र शासन प्रणाली होती है, यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर जो दबाव समूह होते हैं वो अधिक पनपते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकारें होती हैं। अतः प्रत्येक दबाव समूह जो होते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार से अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं। समय समय पर अगर सरकार सही मायने में सही रूप में काम नहीं करती तो उनका क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर जो है दबाव समूह जो होते हैं ज़्यादा पनपते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनका स्वरूप क्या है, सर्वव्यापक है। इनका स्वरूप क्या है, सर्वव्यापक है। उसके बाद मैं बात करूंगी संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की, जो पीछे भी हमने कितनी बारी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सरकार और शासन से अपने हितों को पूरा करवाने के उद्देश्य से दबाव समूह अपना संगठन खड़ा करते हैं, क्योंकि उसके अभाव में उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। अतः अनेक प्रकार के संगठन हैं, विद्यार्थी संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, सरकारी कर्मचारी संगठन। तो इस प्रकार से ये सभी संगठन क्या हैं, अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, क्योंकि बिना संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरकार से नहीं करवा सकते। अतः सरकार से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करवाने के लिए जो है संगठन का निर्माण करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सरकार और शासन से अपने हितों को पूरा करवाने के उद्देश्य से दबाव समूह क्या करते हैं, अपना संगठन बनाते हैं, ताकि उनके उद्देश्यों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। उसके बाद बात मैं करूँगी सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना। जब ये संगठन बनकर तैयार हो जाते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वो क्या करेंगे, अतः दबाव समूह अपने हितों के लिए सरकारी नीतियों, सरकारी ढांचे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। वे सरकार पर ऐसी नीतियों को अपनाने के लिए दबाव डालेंगे जो उनके हितों के क्या हों, अनुकूल हों। इसके लिए वे समाचार पत्रों में, पुस्तकों में, रेडियो में, दूरदर्शन चैनलों में प्रचार के माध्यम से क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अतः दबाव समूह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनता एवं राजनीतिक दलों की सहानुभूति अपने पक्ष में करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दबाव समूह जो हैं वो समय समय पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक नीति को क्या करते हैं, प्रभावित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अतः सरकार जो है उनके दबाव में आकर जो है उनके हितों की पूर्ति करने का फिर क्या करती है, प्रयास करती है। उसके बाद है उत्तरदायित्व की भावना, लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं दबाव समूह की बात करूं तो जो दबाव समूह होते हैं ना, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अगर सरकार की हम बात करें तो सरकार को हम लोगों ने बनाया, जनता ने बनाया, लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन है। अतः सरकार जो नीतियां कार्यक्रम चुनावों के समय में बताती हैं, तो सरकार को उन कार्यक्रमों, उन नीतियों को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। अगर नहीं वो करती तो आने वाले समय में वो चुनाव में जो है जीत हासिल नहीं कर सकती। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं वो केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, उनका उद्देश्य केवल अपने हितों की पूर्ति करवाना होता है। अतः वो मर्जी उचित तरीका अपनाए, अनुचित तरीका अपनाए,
तो वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उनका उद्देश्य क्या होता है? केवल अपने हित की प्राप्ति करना, अपने कार्यों को क्या करना? पूरा करना। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, निर्दलीय। दबाव समूह क्या होते हैं? राजनीतिक संगठन नहीं होते, मैं आप लोगों को बता दूं, और न ही वे किसी दल की गतिविधियों में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेते। ये निर्दलीय होते हैं, इनका कोई अपना दल नहीं होता। वे चुनावों में ना ही अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, लेकिन कई बारी दबाव समूह क्या करते हैं? उन उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं जो उनके हितों की रक्षा करने का क्या देते हैं? वचन देते हैं, जो उनके हितों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो कई बारी जो है दबाव समूह जो है उन उम्मीदवार जो उन पार्टियों का समर्थन करते हैं ताकि उनके हितों की क्या हो सके? पूर्ति हो सके। लेकिन खुद दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीतिक संगठन नहीं होते, ना ही वो चुनावों में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और ना ही उनका उद्देश्य होता है चुनावों में जीत हासिल करना। जैसे एक्सटीन का उदाहरण एक इसमें मैं दूंगी कि दबाव समूह का जो स्वरूप होता है वो पूरी तरह राजनीतिक नहीं होता, अराजनीतिक स्वरूप होता है उनका। इन दोनों के बीच के स्तर का भी होता है। अतः दबाव समूह सक्रिय राजनीति से अलग होते हुए भी, वो अलग तो होते हैं लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों से अप्रत्यक्ष रूप में उनका क्या होता है? सक्रिय संबंध होता है, क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन दे देते हैं। मान लो विद्यार्थी समूह है, या जो है किसान संगठन है, या व्यापारिक संगठन है, या जो है श्रमिक संगठन है, कि अगर आप हमारे उद्देश्य की पूर्ति करोगे तो हम आपके साथ हैं। तो हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन राजनीतिक दलों का इन राजनीतिक दलों के साथ जो है दबाव समूह का क्या होता है? सक्रिय संबंध होता है। वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वे संघर्ष भी करते हैं और अपने स्वार्थ पूरे होते ही वो चुप हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे कभी तो देश की राजनीति में प्रकट हो जाते हैं और कभी ओझल हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे राजनीति में लुका छिपी का खेल भी खेलते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तो केवल अपने हितों की क्या करवाना होता है? पूर्ति करवाना होता है। उसके बाद संवैधानिक मान्यता रहित संगठन की मैं बात करूंगी कि जो दबाव समूह होते हैं वो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे विश्व के किसी भी देश में दबाव समूह को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है। ये तो कुछ हित समूह जो हैं मिलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोग इकट्ठे होकर हित समूह बना लेते हैं। फिर वही हित समूह इकट्ठा होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब सरकार की आलोचना करता है, सरकार से अपने उद्देश्यों को पूर्ति करवाने का प्रयास करता है, तो वो दबाव समूह का रूप धारण कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन दबाव समूह का संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया। अतः ये संवैधानिक मान्यता रहित संगठन है। मुझे आशा है कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ आएगा, इसका आपके अच्छे से रिवीजन करनी है। धन्यवाद।